नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। 2026 में चीन का स्पेस मिशन होगा और तेज। दुनिया भर में छा रहे हैं चीन के रोबोट। वेनेजुएला और आईएमएफ फिर से साथ आए। अब समाचार विस्तार से। चीन साल 2026 में अंतरिक्ष की दुनिया में कई बड़े मिशन अंजाम देने वाला है। चीन की स्पेस एजेंसी CNSA के मुताबिक इस साल थियनवन-2 स्पेसक्राफ्ट एक एस्टेरॉयड के करीब जाकर उसकी गहन जांच करेगा। इसके अलावा संचो 23 समेत कई मानव अंतरिक्ष उड़ानें भी होंगी और कई तरह के रीयूजेबल रॉकेट्स के उड़ान परीक्षण भी किए जाएंगे। बता दें कि 2025 में चीन ने 92 अंतरिक्ष लॉन्च किए, जो पिछले साल के मुकाबले 35% ज्यादा थे। चीनी स्पेस एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि कमर्शियल स्पेस सेक्टर को भी इस साल हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। चीन की अर्थव्यवस्था में अब सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा इंजन बनकर उभरा है। इस साल की पहली तिमाही में चीन की आर्थिक ग्रोथ में सर्विस सेक्टर का योगदान 63.2% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 4% ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि सॉफ्टवेयर, IT और बिजनेस सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में 10% से ज्यादा की शानदार बढ़त देखी गई है। खास बात यह है कि लोग अब सिर्फ सामान नहीं खरीद रहे, बल्कि घूमने फिरने और मनोरंजन पर भी खूब खर्च कर रहे हैं। टूरिज्म और कल्चरल प्लेटफॉर्म्स पर लेन देन में भारी उछाल आया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नया मॉडल न केवल फैक्ट्रियों को डिजिटल बनाने में मदद कर रहा है, बल्कि चीन के पूरे औद्योगिक ढांचे को भी बदल रहा है। चीन का रोबोटिक्स सेक्टर अब ग्लोबल स्टेज पर तेजी से अपनी जगह बना रहा है। अनहोई प्रांत के वुहू शहर में, जो देश का पहला नेशनल लेवल रोबोटिक्स इंडस्ट्री क्लस्टर है, पिछले एक दशक में रोबोट प्रोडक्शन में 30 गुना बढ़ोतरी हुई है। यहाँ की कंपनी AI मोगा रोबोटिक्स ने एक खास रोबोट डॉग बनाया है, जो 5 किलो तक वजन उठा सकता है, 2 घंटे बिना चार्ज के काम कर सकता है और रात में भी देख सकता है। ये रोबोट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए बेहद काम का है। इसके अलावा 1.67 मीटर लंबे ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी 30 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो 11 भाषाओं में बात कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही है और इसका सीधा असर डेनमार्क में देखने को मिल रहा है। 2026 की पहली तिमाही में डेनमार्क में निजी तौर पर खरीदी गई 95% नई कारें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EV थी। पिछले साल के मुकाबले EV की बिक्री 17% बढ़ गई है और अब देश में कुल 6 लाख इलेक्ट्रिक कार्स हैं। डेनमार्क में पहले से ही पेट्रोल डीजल कार्स पर भारी टैक्स लगता है और कुछ इलाकों में उन्हें बैन भी किया गया है। बढ़ती ईंधन कीमतों ने लोगों को तेजी से EV की ओर शिफ्ट होने के लिए प्रेरित किया है। कई सालों की दूरी के बाद वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने एक बार फिर अपने रिश्ते बहाल कर लिए हैं। IMF ने 2019 में वेनेजुएला से अपने संबंध उस वक्त तोड़ लिए थे जब वेनेजुएला की सरकार को लेकर विवाद छिड़ा था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे वेनेजुएला को एक सदस्य देश के तौर पर अपने अधिकार वापस पाने में मदद मिलेगी। सिर्फ IMF ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड बैंक ने भी वेनेजुएला सरकार के साथ दोबारा हाथ मिलाया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक ने आखिरी लोन साल 2005 में दिया था। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। सोचिए, अगर किसी देश का फ्यूचर कोई लिखता है तो वो कौन होता है? सीधी बात है, उस देश का युवा। इतिहास बार बार यही बताता है कि जब यूथ आगे आता है तो देश भी आगे बढ़ता है। इसलिए भारत और चीन जैसे पुराने और बड़े देश भी अपने युवाओं को सिर्फ नंबर्स नहीं मानते, बल्कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। भारत में हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं होता, बल्कि ये दिन याद दिलाता है कि कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर और नेशन बिल्डिंग कितने जरूरी है। वहीं चीन में 4 मई को यूथ डे मनाया जाता है। ये दिन वहाँ के युवाओं के पैशन और देश के प्रति डेडिकेशन को दिखाता है। दोनों ही दिन एक बात साफ कहते हैं कि फ्यूचर अपने आप नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है और ये काम यूथ ही करता है।
असल बात यह है कि युवा सिर्फ देखने वाले नहीं होते, वो बदलाव लाने वाले होते हैं। उनके पास एनर्जी होती है, नए आइडियाज होते हैं और रिस्क लेने की हिम्मत होती है। यही चीज सोसाइटी को आगे बढ़ाती है। इसलिए इन दिनों का मकसद यही है कि युवाओं को मोटिवेट किया जाए ताकि वो लीडरशिप लें और सोसाइटी में पॉजिटिव बदलाव लाए। चीन में 4 मई का मतलब सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक माइंडसेट है। वहाँ के युवा मानते हैं कि देश की तरक्की में उनका सीधा रोल है। वो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए डिसिप्लिन के साथ काम भी करते हैं। यही वजह है कि चीन की विकास गाथा में युवा एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह दिखता है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो साल 1919 का मे 4th मूवमेंट चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसने देश में नई सोच और देशभक्ति की भावना को जन्म दिया। बाद में इसी माहौल ने 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बनने का रास्ता भी साफ किया। मतलब साफ है, युवाओं की सोच ने ही देश की दिशा बदल दी। अब भारत की बात करें तो यहाँ भी यूथ की ताकत कम नहीं है, बल्कि सच कहें तो भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। 2011 की सेंसस के मुताबिक करीब 50% आबादी 25 साल या उससे कम उम्र की है और 65% लोग 35 साल से नीचे है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये यूथ सही दिशा में काम करे तो देश की ग्रोथ कई गुना तेज हो सकती है। आज के युवा चाहे भारतीय हो या चीनी, टेक से लेकर बिजनेस, खेल से लेकर कल्चर तक हर जगह अपनी पहचान बना रहे हैं। इसी बीच भारत और चीन के बीच यूथ एक्सचेंज एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड बनता जा रहा है। ये सिर्फ फॉर्मल मीटिंग्स नहीं है, बल्कि एक तरह का रियल कनेक्शन बन रहा है। दोनों देशों के युवा जब मिलते हैं तो उनमें एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और एक दूसरे को समझने की जेन्युइन इच्छा साफ दिखती है। देखिए उनका क्या कहना है। भारत और चाइना के बीच का यूथ का जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। हम लोग काफ़ी चीज़ों पे एक दूसरे से बात करते हैं, शेयर करते हैं, जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, न्यू आइडियाज़, न्यू बिजनेस, एआई। सो यह एक दूसरे को सीखने के लिए काफ़ी प्रेरित करता है, जो आगे चलकर काफ़ी लाभदायक होगा और हम सबको इसके बारे में एक दूसरे से नॉलेज ट्रांसफ़र और नॉलेज गेन करने में काफ़ी मदद मिलेगा। चीन और भारत पड़ोसी है और ऐसे 2 देश है जहां दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी है। आजकल मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर चाइनीज हाईटेक प्रोडक्ट्स भारतीय युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, जबकि भारतीय बॉलीवुड फिल्म भी चाइनीज युवाओं में बहुत लोकप्रिय हो रही है। तो ये तो ऐसा ही है, अगर हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, और जब हम एक दूसरे को समझ सकते हैं तो चीन और भारत संबंधों में गति मिलेंगी। इसलिए हम युवा हैं, हम हमारे देश का भविष्य है। अगर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। किसी देश को किताबी ज्ञान या फिर सोशल मीडिया या अखबारों के ज़रिए जानने की बजाय मैं मानती हूँ कि उस देश में जाकर उधर के लोगों से मिलकर बातचीत करके उनकी संस्कृति को समझकर किसी देश को ज़्यादा अच्छे से जाना जा सकता है। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर भारत और चीन के युवाओं के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा आदान प्रदान होगा, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस अगर बढ़ेंगे तो दोनों देशों को समझना आपस में बहुत आसान हो जाएगा और ये दोनों देशों के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। हाँ, एक चीनी युवा होने के नाते मैं चाहता हूँ कि हमारी और भारतीय युवाओं की दोस्ती और गहरी हो। हम दोनों जो है वो प्राचीन सभ्यताओं के वारिस हैं और हमारे सपने एक जैसे हैं, अच्छी नौकरी, शांति और प्रकृति। हमें जो है वो एक दूसरे के बारे में न सिर्फ किताबों से बल्कि दिल से समझना चाहिए। आओ हम योग, एआई, फिल्में और फेसबुक पे बात करें। हम विकास के साथी हैं। देखा ना कि अगर हम दोनों जो है एक साथ खड़े हो तो एशिया का भविष्य उज्जवल होगा। सच कहें तो ये कनेक्शन सिर्फ एक मुलाकात या बातचीत नहीं, बल्कि फ्यूचर के लिए एक मजबूत इन्वेस्टमेंट है। जब अलग अलग देशों के युवा एक दूसरे को समझते हैं, उनके कल्चर, सोच और सपनों को करीब से देखते हैं तो उनके बीच एक नेचुरल ट्रस्ट बनता है। यही ट्रस्ट आगे चलकर देशों के रिश्तों को भी मजबूत करता है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।